अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण से संबंधित है। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ? जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, उसके कुछ कारण थे, ठीक वैसे ही जो है ये भी एक तथ्य है कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही हुआ। इसका आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में ही हुआ? तो पुनर्जागरण के अपने अर्थ वो परिभाषा देख लिया, उसकी पृष्ठभूमि देख ली, पुनर्जागरण के कारण देख लिए। अब पुनर्जागरण के कारणों से रिलेटेड एक और फैक्ट है, वो ये है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही हुआ। क्यों? आखिर ऐसे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे जिसके कारण इटली में ही हुआ, जिसके कारण वो पहले पहले इटली में हुआ? तो इसके बारे में अगर अपन देखें तो इटली में पुनर्जागरण होने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। मैं उसको पहले डिस्क्राइब करूंगा, फिर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर कुछ ऐसे कारण थे जो सिर्फ इटली में ही मौजूद थे, अन्य यूरोप के देशों में नहीं, इसलिए इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। जैसे कि एक तो इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना, कि इटली की भौगोलिक जो स्थिति थी, जो भूमध्य सागर में स्थित था, वो उसकी अनुकूलता जो है इसके बहुत बड़ा कारण थी। अभी देखेंगे कैसे, इसको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा कि इटली की भौगोलिक अवस्थिति का उत्तरदायी होना या इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना, ये उसके लिए एक वरदान साबित हुई। कैसे हुई वो अभी देखेंगे अपन। एक कारण रहा कि इटली के लोगों द्वारा वहाँ की कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करना। ये भी एक कारण रहा कि इटली के लोगों ने वहाँ की प्राचीन कला और साहित्य को संरक्षित किया। इटली की आर्थिक संपन्नता, इटली यूरोप के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक आर्थिक संपन्न था, इसलिए ये भी एक कारण रहा। इटली की सांस्कृतिक स्थिति का अनुकूल होना, कि इटली की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो व्यवस्था थी वो अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा अनुकूल थी। कैसे, वो भी अपन देखेंगे। इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होना, इटली पहले उस रोमन साम्राज्य का पैठ रह चुकी थी जिसको अपन गोल्डन एज के बारे में कहा गया था, जिसको गोल्डन एज कहा गया था। तो ये भी देखेंगे कि इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होना। एक है कि इटली का जो है विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल होना। इटली जो है कंपोजिट कल्चर का सेंटर थी, इसलिए भी इटली में पुनर्जागरण हुआ। 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण, ये भी एक इटली में ही पुनर्जागरण होने के या इटली में ही पहली बार पुनर्जागरण होने का एक कारण था। तो इस प्रकार जो है इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ। इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे जिनको मैंने अभी बोल करके आपको बताया। वो कारण जो है इस पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही हुआ। आखिर ऐसा क्यों, उसके लिए क्या जिम्मेदार, कौन से कारण जिम्मेदार थे? तो ये कारण जो है इटली में ही होने के लिए जिम्मेदार थे, जिसको मैंने अभी भी बोल करके पढ़ाया। ये सारे कारण जो है इटली में ही पुनर्जागरण हुआ, इसके लिए उत्तरदायी थे। इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना, अभी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। इटली के नगरों की भूमिका, वहाँ नगर सबसे अधिक थे, नगरों ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इटली का विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल होना, कंपोजिट कल्चर का सेंटर होना, वो भी है। इटली का प्राचीन रोमन संस्कृति का केंद्र होना, ये भी एक कारण रहा इटली में ही पुनर्जागरण होने का। इटली की सांस्कृतिक स्थिति का अनुकूल होना, फेवरेबल कल्चरल कंडीशन। 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण, ये भी एक कारण रहा। और इटली वासियों द्वारा कला व साहित्य को संरक्षण प्रदान देना, ये भी एक कारण रहा। तो यानी कि ये वो कारण है जो इटली में ही पुनर्जागरण हुआ, इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी रहे। एक एक करके डिस्क्राइब करके अपन देखते हैं। तो पहला जो है वो है अपना इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना, इसको अपन देख रहे हैं। इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना, अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति को अगर मैप में अपन देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं अपन कि ये था इटली, फिर उसके बाद में यहाँ ये आ गया, यहाँ पर अफ्रीका, ये थोड़ा मैप ऐसा ही है, ये भूमध्य सागर है। जिस इटली की बात कर रहे हैं वो है ये, और यहां से करके ये मान लीजिए ये इंडिया है। यहां पर कुस्तुनतुनिया है, इसको देखिए कि मैप में अगर इटली की स्थिति को अपन देखें, ये अफ्रीका मैंने शॉर्ट में ऐसे बना दिया है। अपन को ये देखना है कि ये तो है यूरोप, ये पूरा यूरोप है, ये अफ्रीका है,
इधर का जो है एशिया का पार्ट आ गया, यहाँ से जो है एशिया का पार्ट हो गया, यहाँ पर जो है लाल सागर वाला है, ये भूमध्य सागर है। तो अपन ने जो है कि इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना, यानी कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इटली की वो जो भौगोलिक अवस्थिति थी, जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, वो इसके लिए अनुकूल थी। कैसे थी? जिस प्रकार से अपने औद्योगिक क्रांति देखते हैं, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, और उसका एक कारण यह रहा कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति का अनुकूल होना। इंग्लैंड ऐसी जगह था जिससे उसको बहुत अधिक लाभ मिला, जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए जरूरी था, इसलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। ठीक वैसे ही जो है पुनर्जागरण के लिए भी जो है इटली में जो पुनर्जागरण हुआ, उसके लिए इटली की भौगोलिक अवस्थिति उत्तरदायी थी। कैसे? इसको यहाँ देखिए कि इटली जो है इस भूमध्य सागर पर स्थित थी। इस भूमध्य सागर मतलब कि भूमध्य सागर पर स्थित होने के कारण भूमध्य सागर जो है मध्यकाल में जो है वो व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों का सेंटर था, व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों का कुंजी था, चाबी था, ये कह सकते हैं कि सारी गतिविधियां जो है वो कहां से होती थी? भूमध्य सागर। और इसलिए इसका लाभ किसको मिला? इटली को मिला। दूसरा, भूमध्य सागर, ये जो इटली जो है इसको जलीय व्यापार का भी और इसको स्थलीय व्यापार का भी लाभ मिला। कैसे? कि जलीय व्यापार तो यहां से लाल सागर से होता हुआ यहां से, इसका भी लाभ ले सकता था इटली, इधर से भी जलीय व्यापार का लाभ ले सकता था। और स्थलीय व्यापार जो अपन ने बताया था कि यहां से एक मार्ग जाया करता था, उसका नाम था रेशम मार्ग, सिल्क रूट, जो अपन ने बताया कि इस स्थल व्यापार पे भी जो है, इधर से स्थल व्यापार भारत से भी जुड़ता था या एशिया से भी जुड़ता था, चीन से भी जुड़ता था। तो इटली जो है वो इस स्थल और जल व्यापार दोनों का लाभ प्राप्त कर पाया। किस कारण? इसके यहां स्थित होने के कारण। अगर ये यहां की जगह यहां होता तो इसको लाभ नहीं मिलता। तो यानी कि अगर इस पूरे भूमध्य सागर में इस भाग को देखें तो सबसे अधिक एक्टिव जो पार्ट था वो था इटली। और इटली क्यों? क्योंकि इस भूमध्य सागर की व्यापारिक गतिविधियों का भी लाभ ले रहा था, इधर स्थल मार्ग का व्यापार का भी लाभ ले रहा था, इधर जल मार्ग के व्यापार का भी लाभ ले रहा था, और दूसरा इधर पूर्व पश्चिम और पूर्व इन दोनों के बीच का मध्यस्थ को भी भूमिका निभा रहा था, यानी कि मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहा था कि इधर से कोई व्यापारी आएंगे वो यहाँ रुकेंगे, यूरोप के बहुत सारे व्यापारी आएंगे इटली में रुकेंगे, इटली से वो यहाँ जाएंगे, यहाँ से कोई व्यक्ति वापस आया तो यहाँ रुकेगा। तो यानी कि पूर्व और पश्चिम के बीच में मध्यस्थता का काम किया इस इटली की भौगोलिक स्थिति ने। अगर इटली यहाँ की जगह यहाँ होता तो शायद ये लाभ नहीं मिलता। तो यानी कि इटली की भौगोलिक अवस्थिति इसके लिए वरदान साबित हुई। कैसे? कि इटली की भौगोलिक अवस्थिति के कारण इटली जल व्यापार और स्थल व्यापार का लाभ ले पाया। भूमध्य सागर में होने वाली व्यापारिक गतिविधियों का इसका सबसे अधिक फायदा मिला। इससे क्या हुआ? इससे इटली की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति से वहां पर व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ, आर्थिक संपन्नता आई, और इन सब चीजों ने मिलकर के जो है इटली में पुनर्जागरण के लिए फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल स्थिति का निर्माण किया। इधर से कुस्तुनतुनिया, यहाँ के लोग नए विचार लेकर के यहाँ आए। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इटली की भौगोलिक स्थिति जो है उसके लिए क्या साबित हुई? उसके लिए वरदान साबित हुई। तो इस प्रकार इटली की भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना इटली में पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा कारण था, इसलिए इटली में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भौगोलिक अवस्थिति का अनुकूल होना। नेक्स्ट, इटली के नगरों की भूमिका। इटली के नगरों की भूमिका, अब ये भी अपन ने कहा कि इटली जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, और संपन्न इसलिए हुआ क्योंकि उसको भूमध्य सागर की व्यापारिक गतिविधियों का, स्थल व्यापार का, जल व्यापार का और पूर्व और पश्चिम के बीच में होने वाले व्यापार का मध्यस्थ होने का गौरव प्राप्त हुआ। किसको? इटली को। इससे क्या हुआ कि जब आर्थिक संपन्नता बढ़ी तो आर्थिक संपन्नता से इटली में जो है, यानी कि जब व्यापार बढ़ा, व्यापार से आर्थिक संपन्नता बढ़ी, संपन्नता बढ़ी, आर्थिक संपन्नता से व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। व्यापारी वर्ग ने जो है कहां पर? नगरों में नगरों का निर्माण किया, और इस नगरों ने जो है पुनर्जागरण को बल दिया। अगर नगरों की बात करें अपन इटली में तो फ्लोरेंस हो गया,
वेनिस हो गया, मिलान हो गया, सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया। ये जो है ये इटली के प्रमुख नगर थे। तो अपन ने भी देखा कि इटली के नगरों की भूमिका, यानी कि आर्थिक, जब व्यापार आर्थिक गतिविधियां हुई तो व्यापार का विकास हुआ, व्यापार से आर्थिक संपन्नता आई, आर्थिक संपन्नता आई तो व्यापार कौन कर रहा था? व्यापारी वर्ग कर रहा था। अब व्यापारी वर्ग क्या हुआ कि अलग जगह उसने जाकर के रहने लग गया, कि जहां पर जो भीड़ भाड़ थी, जहां पर जो आपस में जड़ता थी, वहां से दूर जो है वो शांत वातावरण में रह गया, तो उससे नगरों का निर्माण हुआ। व्यापारी वर्ग ने किसका निर्माण किया? नगरों ने। और नगरों ने जो है वो पुनर्जागरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। जैसे कि अपन देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से गांव और शहर, गांव थोड़ा ज्यादा रिजिड होते हैं, ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, उसकी तुलना में शहर ज्यादा उदारवादी होते हैं। कोई भी नवीन विचार जो है वो शहर तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक वही बात यहाँ हुई, क्योंकि इस व्यापारिक संपन्नता से सबसे अधिक नगर कहाँ बने? इटली में बने। जैसे कि नाम है, फ्लोरेंस हो गया, रोम हो गया, वेनिस, मिलान, सिसिली, नेपल्स, ये सब क्या है? ये इटली के बड़े बड़े शहरों का नाम है। और इन शहरों ने जो है, इन नगरों ने जो है वो पुनर्जागरण को आगे बढ़ने में योगदान दिया। जैसे कि फ्लोरेंस, जितने भी पुनर्जागरण काल के जितने भी विद्वान रहे, जैसे कि दाते का नाम सुनेंगे, अपन पढ़ेंगे आगे, पेट्रोक हो गया, बोकासियो हो गया, लियोनार्डो दा विंची हो गया, माइकल एंजेलो हो गया, राफेल हो गया, ये सब कहाँ के रहने वाले थे? इसी फ्लोरेंस के निवासी थे। वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे वो भी इसी फ्लोरेंस में हुए। इसलिए फ्लोरेंस ने जो है उन लोगों को जन्म दिया जो पुनर्जागरण को आगे बढ़ाए, जैसे दाते, पेट्रोक, बोकासियो, माइकल एंजेलो, राफेल इत्यादि, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस को जो है इसलिए क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर कहा जाता है, विद्वानों का नगर। ये मोस्ट वो है, ध्यान रखना कि किस नगर को विद्वानों का नगर कहा जाता है? फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस कहां पर है? इटली में। तो फ्लोरेंस को जो है वो विद्वानों का नगर कहा जाता है। तो यानी कि अपन ने पढ़ा कि इटली के नगरों की भूमिका, कि आर्थिक संपन्नता ने व्यापारी वर्ग को जन्म दिया, व्यापारी वर्ग ने जो नगरों को जन्म दिया, नगरों ने अनुकूल थोड़े उदार विचारों को जन्म दिया, उदार विचारों से पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण जो है इसलिए सबसे पहले कहां पर हुआ? इटली में हुआ। इसकी तुलना में यूरोप के अन्य देशों में उतने नगर नहीं थे जितने कि इटली में थे, इसलिए इटली में ये नगर थे। इन नगरों ने जो है पुनर्जागरण के लिए अनुकूल बैकग्राउंड या अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण किया। और जैसे कि फ्लोरेंस, क्योंकि सबसे अधिक जो है विद्वान यहाँ पर हुए, इसलिए इसको विद्वानों की जन्मस्थली, विद्वानों की नगरी या विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना। तो ये हो गया इटली में नगरों की भूमिका। नेक्स्ट कारण, इटली में होने का कारण, इटली का विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल होना। विविध संस्कृति, इसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। जैसे कि मैंने बताया कि ये हो गया यूरोप, यहां पर था इटली, यहां पर जो है ये हो गया अफ्रीका, और यहां से बंद होकर के यहां पर ये इंडिया हो गया। इधर मान लीजिए ये कह सकते हैं अपन कुस्तुनतुनिया। इसको देखिए, इटली का विविध संस्कृतियों का केंद्र होना, कंपोजिट कल्चर, इसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल, मिश्रित संस्कृतियों का केंद्र स्थल होना। यहां पर देखिए कि इटली जो है यूरोप के अन्य देशों की तुलना में जो है वो कंपोजिट कल्चर का सेंटर था, विविध संस्कृतियों का केंद्र था। कैसे था? इसको देखिए कि इस भूमध्य सागर में स्थित था कौन? इटली। जो अभी मैंने पहले मैप भी बनाया था, ये मैंने समझने के लिए ऐसा ही ग्राफ बनाया। ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, भूमध्य सागर है, यहाँ पर इटली है, इधर का पार्ट एशिया का हो गया। तो इस सारे सेंटर यहाँ था, और इसलिए ये क्या हुआ कि विविध संस्कृतियों का केंद्र था। कैसे? कि पूर्व और पश्चिम के बीच में जो व्यापार होता था, इसके बीच में और इसके बीच में व्यापार होता था, तो व्यापारी, यूरोप के व्यापारी यहां आते थे, कोई भी व्यापारी इटली में आते थे, इटली में ठहरते थे, और यहां से वस्तुएं जो, यहां के व्यापारी यहां जाते थे, यहां के व्यापारी यहां जाते थे, इधर से ज्ञान जो है ये लेकर के आते थे। तो हुआ ये
कि यहाँ ये पूर्व और पश्चिम का जो ये बीच था, यहाँ के जो भी नए विचार थे, जब व्यापारी यहाँ से व्यापार करने यहाँ जाते थे तो यहाँ से नए विचार पहुँचते थे यहाँ पर। तो यानी कि इधर के विचार भी कहाँ आए, यहाँ पर पहुँच गए। नए विचार जो भी थे, नई संस्कृति थी, वो सब यहाँ पर पहुँच गए। जैसे कि नए विचार, मान लीजिए मैंने कहा था कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया, तो यहाँ से कुतुबनुमा का ज्ञान गया, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान गया, कागज का ज्ञान गया, छापेखाने का ज्ञान गया, कंपास इत्यादि का ज्ञान गया। तो ये कहाँ से इधर पहुंचे। ठीक है। दूसरा, यूरोप के लोग यहाँ से यहाँ आते और फिर यहाँ से वापस पहुंच जाते। तो यानी कि ये इटली में जो है जर्मनी के लोग भी आ रहे थे, इंग्लैंड के लोग भी आ रहे थे, स्पेन के लोग भी आ रहे थे, पुर्तगाल के लोग भी आ रहे थे, स्वीडिश भी आ रहे थे, फिनलैंड वासी भी आ रहे थे। अलग अलग देशों के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, रह रहे थे। इससे क्या हुआ, इससे कंपोजिट कल्चर का निर्माण हुआ कि जितने भी यहाँ की अच्छी बातें थी वो यहाँ पहुंची, यहाँ की अच्छी बातें थी वो यहाँ पहुंची, और इस प्रकार कंपोजिट कल्चर का निर्माण हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखें कि शहर, एक ऐसा स्थल जो शहर है, वहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। जब अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग एक जगह रहते हैं तो मिक्स्ड कल्चर, कंपोजिट कल्चर का निर्माण होता है। नए विचार आते हैं, एक विचार वहाँ से आया, एक विचार वहाँ से आया, इससे नए विचारों का उदय होता है। और जो जड़ता है, जो रूढ़िवादिता, वो क्या होती है, कम होती है। ठीक वही बात यहाँ पर भी हुई, क्योंकि इटली जो है वो पूर्व और पश्चिम के बीच में मध्यस्थता का केंद्र कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था, भूमध्य सागरीय गतिविधियों का रोल प्ले कर रहा था। सारे व्यापारी यूरोप से यहाँ आते थे, यहाँ से वापस जाते, तो विविध संस्कृति, नए विचार, नई भाषा, नए विचार लेकर के आए। इधर से लोग व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ से नए विचार लेकर के गए। तो इस प्रकार जो है इटली जो है एकमात्र ऐसा नगर था इस काल में जो विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल था। तो इस प्रकार इटली की विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल होना, ये भी जो है यहाँ पर पुनर्जागरण होने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण कारण की भूमिका निभाई। ये स्थिति, इस तरह की स्थिति जो है किसी अन्य देश की नहीं थी। तो इस प्रकार इटली का विविध संस्कृतियों का केंद्र स्थल होना, इसने भी जो है इटली में पुनर्जागरण पहले होने के लिए भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इटली का प्राचीन रोमन संस्कृति का केंद्र होना। इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होना। मैंने पहले जो मैप बनाया था उसमें समझाया था कि पहले एक साम्राज्य था, उसका नाम था रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य, और इसकी राजधानी पहले क्या थी, रोम। यानी कि पहले अपन बात करें मध्यकाल से पहले की, कि पहले यूरोप में एक ही राज्य था, उसका नाम था पवित्र रोमन साम्राज्य या रोमन साम्राज्य कह सकते हैं, और उसकी राजधानी क्या थी, रोम। अब 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में जो है यही साम्राज्य दो भागों में टूट गया। एक तो हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, इसकी राजधानी थी रोम। इसको समझिए, पहले भी मैंने समझा दिया ये कि पहले प्राचीन काल में एक पूरा रोमन साम्राज्य हुआ करता था, पवित्र रोमन साम्राज्य या रोमन साम्राज्य, और उस पूरे रोमन साम्राज्य की राजधानी पहले एक ही हुआ करती थी, वो थी रोम। लेकिन 300 ईस्वी के बाद से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में इस रोमन साम्राज्य का क्या होगा, डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया, और ये दो भागों में टूट गया। एक हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी वही रही जो पहले रोम थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हो गई कुस्तुनतुनिया। अब यहां पर देखिए, इस साम्राज्य का पतन हो गया, यह साम्राज्य पूरी तरह से कह सकते हैं डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। यह साम्राज्य अभी भी बचा हुआ था। जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि एक पिता के जो है वो क्या है कि दो संतान है, पिता की मृत्यु हो गई, दोनों संपत्ति दोनों ने आपस में बांट ली, अलग अलग बांट ली। अब दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए, एक मान लीजिए पश्चिम में, एक पूर्व में निकल गया मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति, दोनों व्यापार करने के लिए निकल गए। एक दोनों का पिता एक ही था, पहले गांव एक ही था, अब दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए।
एक जो था, एक जो व्यक्ति था, एक भाई था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया किसी भी कारण से, यानी कि या तो लूट लिया या उसका व्यापार ठीक तरह से नहीं चला तो वो बर्बाद हो गया। इधर वाला एक भाई था वो आबाद हो गया, उसका व्यापार और अधिक आगे बढ़ गया, तो और अधिक रिच हो गया, लेकिन दोनों मिले नहीं। जो बर्बाद हो गया उसको ये पता है कि वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जो इधर वाला आबाद हो गया उसको ये पता है कि वो भी आबाद हो गया होगा, तो दोनों को नहीं पता, दोनों आपस में मिले नहीं। अब स्थिति क्या हुई कि इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता संस्कृति का केंद्र होना, तो ये रोम जो है, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। ये रोम जो है पहले इस रोमन साम्राज्य का क्या रह गया था, सेंटर रह गया था। अब जब सेंटर रह गया था, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखिए कि मान लीजिए कोई एक नगर है, मान लीजिए कोई धार्मिक नगरी है। अब उस धार्मिक नगरी में अचानक कोई भूकंप आ जाता है और वो समाप्त हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। कुछ सालों बाद में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद में जो है वहां पर कोई धार्मिक गतिविधियां शुरू की जाए अगर, तो तुरंत लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो उस धार्मिक गतिविधियों का क्या रह चुका है, केंद्र रह चुका है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति है, उसको क्रिकेट खेलना आता है, बहुत अच्छा प्लेयर रहा हो, बहुत अच्छा प्लेयर रहा, लेकिन वो 10 साल से नहीं खेल रहा। पहले बहुत अच्छा रहा, खूब खेला उसने 20-30 साल, फिर 20 साल उसने छोड़ दिया खेलना, लेकिन 20 साल बाद में जब वो दोबारा सीख रहा है तो तुरंत वो सीख जाएगा। क्यों सीख जाएगा? क्यों? क्योंकि वो पहले खेल चुका है। ठीक वही बात यहां पर है कि ये जो इटली था, जिसकी राजधानी क्या थी, रोम, ये पहले प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रह चुका था। इसका पतन तो हो गया था इस वाले साम्राज्य का, लेकिन उसके खंडर अभी भी बचे हुए थे। वहां का साहित्य बचा हुआ था, वहां के भवनों के अवशेष बचे हुए थे, पांडुलिपियां बची हुई थी। वहां के भवन के निर्माण, स्थापत्य कला ये बयां कर रहे थे कि ये कोई प्राचीन गौरवशाली संस्कृति का केंद्र था। तो जब क्या हुआ कि जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया तो यहाँ के लोग भाग करके कहाँ पर आए, इटली में आए। इटली में ही सबसे पहले क्यों आए? क्योंकि वो उसका पुराना घर था, इसलिए वहां पर आए। तो वहां जब गए और वहां जाकर के जो है वो वापस इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र होना, कि वो लोग भाग करके कहाँ गए, वापस रोम गए। जैसे मैंने बताया था नक्शे में कि ऐसा था, इधर कुस्तुनतुनिया था, इधर इटली था, तो यहां से भाग करके लोग यहां चले गए और यहां पर जल्दी से विचार एक्सेप्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पहले भी ये रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रह चुका था। तो इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होना, ये भी जो है पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ, इसका एक प्रधान कारण रहा। नेक्स्ट चल रहे हैं अपन। इटली की सांस्कृतिक स्थिति का अनुकूल होना। संस्कृति में क्या क्या आती है? जैसे कि राजनीति आ गई, मान लीजिए धर्म आ गया, समाज आ गया, इसको कला साहित्य भी कह सकते हैं या शिक्षा भी कह सकते हैं। साहित्य शिक्षा हो गई, ये जो है अर्थव्यवस्था हो गई, इसे यहां पर देखिए कि इटली की सांस्कृतिक स्थिति का अनुकूल होना। संस्कृति में समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन इत्यादि बहुत सारी चीजें आती है, कला, साहित्य इत्यादि। तो ये इटली का सौभाग्य था कि वहाँ की कल्चरल जो एक्टिविटीज थी वो फेवरेबल थी, अनुकूल थी, कि वहाँ की सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी वो अनुकूल थी, यानी कि वहाँ का समाज अनुकूल था। समाज कैसे अनुकूल था? क्यों? क्योंकि समाज में ज्यादा जड़ता नहीं थी, समाज थोड़ा सा लिबरल था। लिबरल क्यों था समाज? क्योंकि आर्थिक संपन्नता थी। आर्थिक संपन्नता ने वहां नगरों को जन्म दे दिया, नगरों से मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ, नगरों से शिक्षित वर्ग का भी उदय हुआ, नगरों से व्यापारी वर्ग का भी उदय हुआ, और इन सब ने मिलकर के जो है धनाढ़ वर्ग का उदय हुआ। धनाढ़ वर्ग ने क्या किया कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या किया, धन भी दिया, और ताकि वो लोग क्या कर सके, वो लोग जो है धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति को संजो सके। यानी कि कुछ कलाकारों को संरक्षण दिया, वास्तुकारों को संरक्षण दिया, चित्रकारों को, विद्वानों को जो है यहाँ के संपन्न लोगों ने उसको क्या दिया, संरक्षण दिया। तो राज्य व्यवस्था उतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी, राज्य थोड़े से लिबरल थे, राजनीतिक व्यवस्था उतनी जकड़न भरी नहीं थी। धर्म जो है अपन ने बताया कि चर्च और पोप जो रोमन कैथोलिक धर्म था वो पूरे यूरोप में ज्यादा जड़ था, ज्यादा जड़े जमाए हुआ था। यहाँ के समाज पर ज्यादा जड़े नहीं जमाए हुआ था, थोड़ा सा कमजोर था। क्यों? क्योंकि अगर रोमन सभ्यता और संस्कृति का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो रोमन धर्म भी जो है उतना जकड़े, लोगों को जकड़ा हुआ नहीं था। समाज थोड़ा सा लिबरल था, समाज में मध्यम वर्ग आ गया था, उदार समाज था, जिसने
अच्छी बातों को तुरंत एक्सेप्ट किया। तो समाज का स्वरूप थोड़ा उदारवादी था, जड़ समाज नहीं था, नेगेटिव समाज नहीं था। साहित्य शिक्षा, साहित्य और शिक्षा से जो है वो क्या हुआ कि साहित्य और शिक्षा का केंद्र रह चुका था पहले रोम, इसलिए साहित्य और शिक्षा भी लोगों की क्या थी, अच्छी थी। यानी कि साहित्य और शिक्षा का अध्ययन जब हुआ तो लोगों ने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका केंद्र था। अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न था इटली का अर्थव्यवस्था जो है, क्योंकि व्यापार का केंद्र था, व्यापारी वर्ग आया। इन सबने मिलकर के जो है इटली की सांस्कृतिक व्यवस्था को उदार बना दिया, लिबरल बना दिया, मध्यम वर्ग को जन्म दिया, व्यापारी वर्ग को जन्म दिया, शिक्षित वर्ग को जन्म दिया, बौद्धिक वर्ग को जन्म दिया, विद्वानों को जन्म दिया, और इन सब ने क्या मिला, पुनर्जागरण, नए विचारों को जन्म दिया, और नए विचारों से जो है क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। तो इटली की सांस्कृतिक स्थिति जो है अन्य देशों की तुलना में जो है ज्यादा अनुकूल थी, ये जो चीजें थी ज्यादा लिबरल थी, इसलिए नए विचारों को तुरंत स्वीकार कर लिया और इससे इटली में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण। इसको देखिए, मैंने अभी भी समझाया था आपको। यहां पर है इटली, यहां पर है अफ्रीका, यहां पर है कुस्तुनतुनिया, चौदह सौ 53 में जो आक्रमण किया, पूर्वी साम्राज्य था ये, रोमन साम्राज्य, और तुर्कों ने आक्रमण किया। इटली जो है पहले यहां इसकी राजधानी रोम थी। इसको देखिए, अब मैंने अभी बताया था आपको कि रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया था, और अभी भी बताया था कि दो भाई थे, एक भाई बर्बाद हो चुका था, यानी कि जो इधर वाला साम्राज्य था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, वो डिक्लाइन हो चुका था। इधर वाला साम्राज्य आबाद था, यानी कि वो अभी भी उसी अच्छी कंडीशन में बना हुआ था। तो यानी कि इधर वाला, इसके पास साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, इसके पास ज्ञान का बहुत अधिक भंडार था। तो मैंने बताया कि जो दोनों टूटे, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य था यहां पर, ये जो था हिस्सा, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य था, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कुस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं, जो मैंने पहले समझाया था। तो कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, और वर्तमान में उसका नाम क्या है, इस्तांबुल, जो कि तुर्की की राजधानी है। तो तुर्कों ने 1453 में इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए हम जयपुर में रह रहे हैं, या कोई व्यक्ति या बहुत सारे लोग जयपुर में रह रहे हैं, और वो रहने वाले अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से। जयपुर में कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई अटैक हो जाए, तो सब लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अपने घर क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि अपने घर ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। ठीक वही बात यहाँ पर भी हुई कि जैसे अटैक हुआ 1453 में, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ के जो लोग थे, मैंने बताया, अब जो दो भाई थे, दोनों भाइयों को मिलने का अवसर आ रहा है, मिलने का समय आ रहा है। पहले इधर वाला भाई पश्चिमी रोमन साम्राज्य तबाह हो गया था, पतन हो गया था। इधर वाला भाई जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य अभी भी उसी अच्छी कंडीशन में था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अच्छी कंडीशन में, इसको ये पता है कि ये भी मेरी तरह क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इसको ये पता है क्योंकि अच्छा हो गया, तो इसको ये पता है कि ये भी जो है मेरी तरह अच्छा हो गया होगा, रिच हो गया होगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसको मिलने का समय आ रहा। ठीक वही बात हुई कि जैसे ही तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया, यहां से भाग करके लोग जो है कहां पहुंचे, इटली पहुंच गए, रोम पहुंच गए। क्यों, क्योंकि रोम उनका घर था। मैंने बताया पूरी रोमन साम्राज्य का पहले एक ही घर था, एक ही राजधानी थी, उसका नाम था रोम। जब दो अलग अलग हो गए, तो जैसे ही वो दोनों भाई अलग अलग गए हुए थे, ये भाई तो यहां था ही था, एक भाई तो, दूसरा भाई यानी कि पूरी रोमन साम्राज्य के लोग जो है यहां से भाग करके कहां है, इटली आए। क्यों, क्योंकि उनका पुराना केंद्र रह चुका था। इसलिए क्या हुआ कि जब ये यहां से यहां पर आए, तो अपने पुराने ज्ञान को लेकर के आए, पुराने साहित्य को लेकर के आए, पांडुलिपियों को लेकर के आए, और यहां जब वो लेकर के आए तो उस नए ज्ञान से जो है इनको परिचित करवाया। यानी कि ऐसा हुआ कि ये भाई जब इस भाई से मिला, तो इस भाई ने ये कहा, इस भाई ने पूछा कि ये क्या है, कि हम तो बर्बाद हो गए। उसने कहा क्यों, क्योंकि हम मनुष्य जन्म से पापी है। इन्होंने कहा कि नहीं, जन्म से पापी नहीं है, आप उस संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हो जो प्राचीन काल में स्वर्ण युग कहलाती थी।
यानी कि रोम हो गया, ग्रीस हो गया, यूनान हो गया, अरस्तु हो गया, सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, इत्यादि के ज्ञान का केंद्र स्थल था। तो जब ये लोग यहां से यहां आए, उन्होंने पांडुलिपियों में पुराने ज्ञान को बताया, तब ये लोग अवेयर हो गए और इसलिए तुरंत पुरानी बातों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम है कार्डिनल बेसारियो। कार्डिनल बेसारियो ये कहां का विद्वान था? कुस्तुनिया का विद्वान था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं यहां से कि कार्डिनल बेसारी या कार्डिनल बेसारियो नामक विद्वान था, ये कुस्तुनिया का था। यहां से लगभग 800 जो है वो पांडुलिपि या ग्रंथ लेकर के जो है ये कहां पहुंचा? इटली पहुंच गया, रोम पहुंच गया। तो यानी कि जब तुर्कों ने कुस्तुनिया पर आक्रमण किया तो यहाँ के बहुत सारे विद्वान भाग करके कहाँ शरण लिया? इटली में शरण लिया, रोम में शरण लिया। और जब वहाँ शरण लिया तो यहाँ के जो भी अच्छे विचार थे, अच्छी बातें थी, वो यहाँ से यहाँ पहुंची और पूर्व से पश्चिम में नए विचार भी आए। कैसे आए? कागज का ज्ञान आया, छापे खाने का ज्ञान आया, कुतुबनुमा का ज्ञान आया, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान आया, दशमलव पद्धति का ज्ञान आया, अरस्तु के तर्कशास्त्र का ज्ञान आया, वैज्ञानिक ग्रंथों का ज्ञान आया और यहाँ की पूरी पांडुलिपियाँ इसमें संजय हुई थी। यहाँ से यहाँ पहुंची तो उनको नए ज्ञान से वाकिफ हुई। और नया ज्ञान ही क्या है? पुनर्जागरण है। तो एक ध्यान रखना, कार्डिनल बेसारियो एक ऐसा विद्वान था, कहाँ का था? कुस्तुनिया का था, जो यहाँ से जब आक्रमण हुआ तो यहाँ से यहाँ गया तो अपने साथ 800 ग्रंथ लेकर के गया, पांडुलिपियाँ लेकर के गया और उसमें बहुत सारा ज्ञान संजोया हुआ था। उस ज्ञान से जो है इटली वासियों को पराजित कराया। इसलिए जो है इटली में पहले पहले क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। मतलब कि 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनिया पर आक्रमण, ये अपन ने जब पुनर्जागरण का भी कारण था, ये इसलिए भी कारण है इटली में ही होने का, क्योंकि जैसे यहां से यहां तो भाग करके लोग सबसे पहले इटली में पहुंचे। सबसे पहले इटली में इसलिए पहुंचे क्योंकि ये उनका घर था, पहले रोम उनका पुराना घर रहा हुआ था और यहां से आए तो इस ज्ञान से सबसे पहले कौन वाकिफ हुआ? इटली हुआ। इसलिए जो है इटली में पहले पहले पुनर्जागरण हुआ। तो यानी कि ध्यान रखिएगा कि कार्डिनल बेसारियो 800 ग्रंथ को, पांडुलिपियों को लेकर के जो है इटली पहुंचा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इटली वासियों द्वारा कला व साहित्य को संरक्षण देना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने बताया कि इटली की जो सांस्कृतिक अवस्था थी वो ज़्यादा लिबरल थी, ज़्यादा उदार थी, ज़्यादा अनुकूल थी। अनुकूल इसलिए थी, समाज थोड़ा सा लिबरल था, मध्यम वर्ग था जो नई बातों को एक्सेप्ट करता था, आर्थिक रूप से संपन्न था, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इन सब ने मिलकर के जो है, अर्थव्यवस्था ने मिलकर के जो है इटली को आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया। वहां पर क्या हुआ कि कुछ तो लोग जिन्होंने जो है वहां पर रोमन कला और संस्कृति को संजोए रखा, संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए नाम है कि पोप निकोलस पंचम। पोप निकोलस पंचम, पोप निकोलस पंचम था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेटिकन में जो है वो एक तो पुस्तकालय का निर्माण करवाया, और एक सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। तो पोप यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इटली के लोग भी जो है कला और साहित्य को प्रोटेक्शन दे रहे थे। जो पुरानी कला थी, पुरानी संस्कृति थी, उस पुराना साहित्य था, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। कैसे? जिसमें एक उदाहरण है कि पोप निकोलस पंचम जो है, इसने क्या किया? वहां की कला को संरक्षण दिया। जैसे कि वेटिकन में जो है पोप निकोलस पंचम ने जो है वो वेटिकन में जो है वो क्या किया? पुस्तकालय का निर्माण किया, वेटिकन पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जो कि पहला पुस्तकालय था पुनर्जागरण काल का। तो पहला पुनर्जागरण कालीन पहला पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ? वेटिकन में स्थापित हुआ। किसने इसे किया? पोप निकोलस पंचम ने जो है। तो पोप निकोलस पंचम ने पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इसने सेंट पीटर के गिरजाघर का भी पुनरुद्धार करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, उसको मरम्मत करवाई। तो इससे क्या हुआ? इससे कला को संरक्षण मिला। तो जब लोगों ने इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें थी, बहुत सारा ज्ञान का भंडार था, पुरानी पांडुलिपियां इसमें संजोई रखी हुई थी, जब लोगों ने उसको पढ़ा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पुस्तकालय नहीं होता तो पुराना ज्ञान संजोए कर नहीं रख सकते थे। जब पुस्तकालय मिला तो पुरानी किताबें मिली, पुरानी किताबें से लोग वहां पर पढ़ पाए और नए पुराने ज्ञान से वाकिफ हुए, इससे नए विचार आए।
सेंट पीटर के गिरजावर जो पुराना था उसको जो है पुनर्निर्माण जब करवाया तो लोगों ने देखा कि हाँ ये हमारा पुराना भव्य महल है, भव्य गिरजाघर है, तो स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन मिला। तो एक तो ये हुआ कि पोप निकोलस पंचम ने जो है वेटिकन में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया और गिरजाघर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे कि कुछ आर्थिक संपत्ति से इटली में जो है दो ऐसे परिवार थे जिन्होंने क्या किया कि वहां की कला और संस्कृति को, वहां के कलाकारों को जो है वो क्या किया कि संरक्षण दिया। एक तो था फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का मेडिची परिवार, एक तो फ्लोरेंस का मेडिची परिवार था जिसमें केसिमो और लोरेंजो दो व्यक्तियों का नाम था, दो केसिमो व लोरेंजो। और एक जो है वो था मिलान। एक मिलान का जो है वो कह सकते हैं कि स्फोरजोस परिवार, स्फोरजोस अपन ये कह सकते हैं कि स्फोरजोस नामक, यानी कि फ्लोरेंस का मेडिची परिवार हो गया और मिलान का स्फोरजोस परिवार। फ्लोरेंस का मेडिची परिवार, मिलान का स्फोर, दोनों जो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है कि दो ऐसे जैसे कि अपन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये नाम जो है, तो वैसे ही जो है इटली में उस समय जो है बहुत बड़े रिच जो है व्यापारी हुआ करते थे, उन परिवारों का नाम है। तो फ्लोरेंस में एक मेडिची परिवार था, जिसे कि अपन टाटा बिरला बोलते हैं, वैसे एक मेडिची परिवार जो है वो फेमस था। और मेडिची परिवार के दो बड़े सेठ थे, दो बड़े धनी व्यापारी थे। एक का नाम था केसिमो, इसका पौत्र था लोरेंजो। और केसिमो और लोरेंजो दोनों ने जो है वो क्या किया, कलाकारों को और वहां के साहित्यकारों को, वहां के विद्वानों को प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया, उनको दान दिया, उनको किताबें उपलब्ध करवाई। जैसे कि लोरेंजो ने जो है वो क्या किया कि लगभग 1000 पुस्तकों का संरक्षण भी किया, अनुवाद भी करवाया और जो है उनको कलाकारों को संरक्षण दिया, उनको रहने खाने के लिए खर्चा भी दिया। तो इनकी लोरेंजो व्यक्ति का नाम था। केसिमो लोरेंजो, केसिमो, ये केसिमो जो है इसके दादा है और ये लोरेंजो जो है इसका पौत्र है। तो यानी कि इस फ्लोरेंस का मेडिची परिवार ये बहुत बड़ा घराना था जिसने कलाकारों को, साहित्यकारों को संरक्षण दिया और उनको धन दिया, उनको डोनेशन दिया ताकि वो साहित्य का निर्माण कर सके और कला का निर्माण कर सके। ठीक वैसे ही जो है मिलान का स्फोरजोस परिवार, ये भी जो है एक धनी परिवार था। इसने भी जो है वहां के लोगों को जो है, वहां के कलाकारों को जो है वो डोनेशन दिया, वहां के कलाकारों को जो है वो क्या धन उपलब्ध करवाया। इससे क्या हुआ, स्फोरजोस परिवार ये भी जो है, तो आपसे क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं कि लोरेंजो जो है वो किससे, कहां का रहने वाला था, फ्लोरेंस का रहने वाला था। किस परिवार से, मेडिची परिवार से। केसिमो जो है किस परिवार से संबंधित है, मेडिची परिवार से, फ्लोरेंस से संबंधित है। इसको केसिमो मेडिची बोलते हैं, लोरेंजो मेडिची बोलते हैं। मेडिची टाइटल है, लोरेंजो मेडिची, केसिमो मेडिची। तो केसिमो लोरेंजो किससे संबंधित है, मेडिची परिवार से। किस नगर से संबंधित है, फ्लोरेंस से। स्फोरजोस जो है परिवार किससे संबंधित है, मिलान से। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो कुछ परिवारों ने जो है कला और साहित्य को संरक्षण दिया, जिनमें स्फोरजोस परिवार प्रमुख था। स्फोरजोस परिवार कहाँ का था, मिलान का। मिलान में कौन सा घराना था, व्यापारी घराना था, स्फोरजोस घराना। फ्लोरेंस में कौन सा घराना था, मेडिची परिवार, मेडिची घराना। केसिमो किस घराने से संबंधित थे, मेडिची परिवार से। लोरेंजो किससे संबंधित थे, मेडिची परिवार थे। और लोरेंजो वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकों को अनुवादित करने के लिए, 1000 पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए धन दान में दिया ताकि उनका अनुवाद हो सके, उनका संरक्षण हो गया। तो इस प्रकार अपन ने बताया कि इटली वासियों द्वारा कला व साहित्य को संरक्षण देना, कि इटली के लोगों ने जो है कला व साहित्य को संरक्षण दिया, उनको प्रोटेक्शन दिया, डोनेशन किया, साहित्यकारों को संरक्षण दिया, वहाँ के कलाकारों को संरक्षण दिया, विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे दाते, पेट्रोक, बोकासियो, माइकल एंजेलो, दोनातेलो इत्यादि लोगों को जो है उन्होंने प्रोटेक्शन दिया और उन्होंने जो है कला साहित्य का निर्माण किया। तो इससे पहले यानी कला व साहित्य का संरक्षण इटली वासियों ने जो है किया सबसे पहले, इसलिए इटली में क्या हुआ, पहले पुनर्जागरण होता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है।
इटली की आर्थिक संपन्नता, ये अपन ने देख लिया, इसमें जोड़ा है कि इटली की आर्थिक संपन्नता और समृद्धि, ये भी इटली के में पुनर्जागरण होने के लिए एक वरदान साबित हुई। जैसे अपन ने बताया कि इटली में व्यापार बहुत अधिक था, क्योंकि वो भूमध्य सागर पर केंद्रित था, पूर्व और पश्चिम के बीच के व्यापार का मध्यस्थ था। व्यापार जब बढ़ता गया तो व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, व्यापार जब और बढ़ा तो नगरों का उदय हुआ, और अधिक लेन देन हुआ तो आर्थिक संपन्नता आ गई, व्यापारी वर्ग संपन्न हो गया, नए नए धनी वर्गों का उदय हुआ। धनी वर्गों ने लोगों को संरक्षण दिया ताकि नया ज्ञान का संचार हो सके, नया ज्ञान, नए विद्यालय खुल सके, नए स्कूल, नए पुस्तकालय खुल सके। पुराने साहित्य को, पुराने कलात्मक चीजों को संरक्षण दिया, उसके लिए डोनेशन दिया। व्यापारी वर्ग ने नगरों को जन्म दिया, नगरों में नए विचारों का उदय हुआ, नए नगरों का उदय हुआ। नगरों ने जो है विद्वानों को जन्म दिया, जैसे फ्लोरेंस नगर ने जो है वो दाते, पेट्रोक, बोकासियो इत्यादि को जन्म दिया, इसलिए फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर भी कहते हैं। तो यानी कि इटली की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में, यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा अधिक रिच थी, ज्यादा अधिक संपन्न थी, ज्यादा अधिक समृद्धि थी। और जहां समृद्धि और संपन्नता होती है वहां पर नए विचार आते हैं, विकास की दिशा में कदम उठते हैं, उसका विकास होता है। इस प्रकार ठीक वही बात कहाँ पर हुई? इटली में हुई। तो इटली की आर्थिक संपन्नता और समृद्धि ने जो है इटली में जो है पुनर्जागरण होने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार जो अपन ने देखा है कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ क्योंकि इटली के में बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, अनुकूल सांस्कृतिक स्थिति थी, वहाँ के लोगों ने कला व साहित्य को संरक्षण दिया, विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र स्थल था, प्राचीन रोमन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र स्थल था। वहाँ के लोगों ने जो है, जैसे कि आर्थिक संपन्नता के कारण वहाँ के लोगों ने जो है कला व साहित्य को संरक्षण दिया। कुस्तुनतुनिया ने आक्रमण किया तो वहाँ के लोग जो है कुस्तुनतुनिया से भाग करके इटली में आए क्योंकि वो उनका प्राचीन घर था। ये सब कारण जो है इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, इसके लिए जिम्मेदार थे। तो यानी कि अपन ने समझ लिया डिटेल से, यहाँ पर खतन कारण में आता है कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ, इसके लिए कौन सा खतन संबंधित है, फिर उसमें कोई सा भी जो अपन ने पढ़े हैं इतना डिटेल में, कोई सा भी आपके पास में आ सकते हैं। तो इस प्रकार उसको डिटेल से देख लिया अपन ने। अब इसके बाद में अपन देख रहे हैं कि पुनर्जागरण की प्रकृति एवं स्वरूप। तो पुनर्जागरण की प्रकृति अपन ने पढ़ लिया कि पुनर्जागरण जो है वो उसके अर्थ और परिभाषा देख लिया, उसकी पृष्ठभूमि देख ली, पुनर्जागरण के कारण देख लिए, पुनर्जागरण जो है इटली में ही क्यों हुआ इसके कारण देख लिए। अब अपन देख रहे हैं कि पुनर्जागरण की प्रकृति एवं स्वरूप, उसके लक्षण क्या है, इसको अपन देख रहे हैं।